गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का इको पाठशाला यूजीसी नेट जेआरएफ में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूपी जीडीसी का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। इसके अलावा एक नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अभी हाल ही में यूपी पीएससी ने अभी पीसीएस के फॉर्म निकले हुए थे, ठीक है, 2026 के। तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो आज थी 27 जुलाई। लेकिन अब अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिस आया है कि ये डेट बढ़ा करके 3 अगस्त कर दी गई है। ठीक है, जो बच्चे पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, और जल्द ही मैं इसमें जीएस के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करूँगी। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पेपर आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी हो गया, एडवर्टाइज 51, और पीसीएस के भी जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी के, तो जितने भी जीएस के पेपर हैं ओवरऑल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक एक पेपर में सॉल्व करूँ। ठीक है, तो जो बच्चे ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अब 27 जुलाई से लेकर के अब इसकी जो डेट है वो 3 अगस्त तक जो है बढ़ा दी गई है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं इस वीडियो के बाद में, इस लेक्चर के बाद में यूट्यूब पर, वाईटी पर मैं इसको अपलोड कर दूँगी, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मैं जो नोटिफिकेशन है इसका वो शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं यूपी जीडीसी इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। उसमें जो क्वेश्चन रह गए थे उनको सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने 46 तक जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 47 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच सेक्टर रिकॉर्डेड द फास्टेस्ट हाफ ईयरली ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 25-26? आपके सामने 4 ऑप्शन है: प्राइमरी, सेकेंडरी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टर्शियरी। इसमें पूछा है कि 25-26 के वित्तीय वर्ष में हाफ ईयरली ग्रोथ रेट जो है वो किसका सबसे ज़्यादा था। ये करंट अवेयर्स का ये क्वेश्चन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में थ्योरी के साथ साथ जो इकोनॉमी में चेंजेस हो रहे हैं, बजट है, सर्वे है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन को पहले हम समझेंगे। प्राइमरी की जब हम बात करेंगे तो इस ईयर में प्राइमरी में जो ग्रोथ हुआ है जीवीए में, ठीक है, 25-26 में वो है 2.9%। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, इसमें जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 7.6%। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो, हमारी इकोनॉमी में, देश में जो इकोनॉमी होती है उसको 3 सेक्टर में बांटा गया है। इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बांटा गया है। पहला प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, इन तीनों सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन होता है सर्विसेज का, गुड्स का, उन सबको जब हम ऐड कर लेते हैं तो उससे निकल कर आती है जीडीपी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर की इस फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ हुई थी हाफ ईयरली वो 2.9% थी, सेकेंडरी में 7.6% थी। टर्शियरी की जब हम बात करेंगे तो इसका जो ग्रोथ था वो था 9.3%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे हाईएस्ट किसका है, 2.9, 7.6, 9.3, तो जाहिर सी बात है 9.3 वाला हाईएस्ट है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी टर्शियरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। जनरल इक्विलिब्रियम डिफर फ्रॉम पार्शियल इक्विलिब्रियम बिकॉज इट। देखो, सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले क्वेश्चंस के जो कीवर्ड होते हैं, जैसे जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये दोनों होते क्या हैं, पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, जीएस का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो टोटल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, उन सब में जब उन सब का जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट जब इक्विलिब्रियम में होता है
ओवरऑल जो मार्केट है, चाहे कितने भी प्रोडक्ट हों, पेन, टेबल, कुर्सी, चेयर, साबुन, बोतल, नोटबुक, पेन, तो ये सबका जो मार्केट है जब सारा का सारा इक्विलिब्रियम में होता है तो उसको हम कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है। पार्शियल जो होता है, पार्शियल बताएगा सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट की, ओनली वन मार्केट। ठीक है। और वन मार्केट, मार्केट क्या होता है? एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कमोडिटी मिलती है, एक ही वस्तु मिलती है। जब बहुत सारे मार्केट हो जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। तो पार्शियल मतलब जैसे कि पेन का मार्केट, पेन का मार्केट, जब सिर्फ और सिर्फ पेन के मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम कहलाता है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है। जनरल ओवरऑल जो मार्केट है सारी वस्तुओं और सेवाओं के इक्विलिब्रियम की बात करता है, लेकिन पार्शियल किसकी बात करता है? सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट, एक मार्केट मतलब एक प्रोडक्ट के मार्केट में जब इक्विलिब्रियम होता है तो उसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। अब इसके जो ऑप्शन है उसको हम पढ़ते हैं। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस फ्रॉम जनरल इक्विलिब्रियम पार्शियल इक्विलिब्रियम से डिफरेंट होता है, बिकॉज क्योंकि यह इग्नोर्स इंटर मार्केट इफेक्ट, नहीं ऐसा कुछ हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। कंसीडर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट, देखिए आपके सामने इस पर दिया हुआ है कि एक साथ समान रूप से सभी बाजारों में संतुलन होता है, इसीलिए ये पार्शियल इक्विलिब्रियम से अलग होता है। तो मिल गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइज ओनली टू मोनोपोली, नो। कंसीडर ओनली शॉर्ट टर्म आउटकम्स, नहीं। तो इसका जो आंसर है वो सिंपल है आपके सामने। 48 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखो ये जो क्वेश्चन बना है ये फाइनेंस कमीशन के ऊपर बना है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार इस फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर इसको पढ़िए क्योंकि हर बार हर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के ऊपर देखने को मिलेंगे। Who has been appointed as a secretary of the 16th Finance Commission of India? अभी देखिए इससे पहले क्या है, इकोनॉमी में 15th फाइनेंस कमीशन काम कर रहा था। अब उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद में अब नया आया है 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है। इसके जो चेयरमैन हैं, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, इस 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है। कौन है? अरविंद, ये नोट कर लीजिए आप लोग, अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया। ठीक है। इसके सेक्रेटरी कौन है? इसके सेक्रेटरी हैं, इसके सेक्रेटरी हैं इसके ऋत्विक रंजनम, ऋत्विक रंजनम। ठीक है, ये हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि हु हैज़ बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी पूछा है ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो जाहिर सी बात है सेक्रेटरी कौन है? ऋत्विक रंजनम। तो अरविंद पनगड़िया नहीं, ये इसके चेयरमैन हैं। एनके सिंह जो हैं ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। ये कौन थे? जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन थे। ठीक है। और शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है। ऋत्विक रंजनम पांडे, मिल गया आंसर। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन डिड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कम इनटू फोर्स? जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये कब जो है प्रभावी हुआ था, कब लागू हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा 5 जुलाई 2013 को ये लागू हुआ था। ये जो आया था 2013 में आया था, 15 में नहीं आया था, 16-14 में भी नहीं आया था। इसका जो आंसर होगा ये इफेक्ट में आया था 5 जुलाई 2013। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? देखो कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे कीवर्ड होते हैं जिससे उसका ऑप्शन, उसका आंसर ही चेंज हो जाता है। अगर किसी पॉजिटिव क्वेश्चंस में अगर कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, नॉट, नेवर, तो उसकी वजह से उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ें तो वहाँ पर इस तरह के वर्ड्स को ज़रूर नोटिस करिए। ठीक है। तो इसमें पूछा है फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड।
जो व्यापार की शर्तें होती हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन नहीं करता है? तो एक एक करके पढ़ते हैं। एक्सचेंज रेट, यस, एक्सचेंज रेट ज़्यादा कम होगा तो उससे हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रभावित होते हैं। एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और एक्सचेंज रेट कम होगा तो हमें कम पे करना पड़ेगा, तो उससे टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होता है। तो ये इसका जो है ये इसको प्रभावित करता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमें नोट करके पूछा कौन प्रभावित नहीं करता है, कौन निर्धारित नहीं करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यस, जब हमारे देश में जो डिमांड है फॉरेन प्रोडक्ट की, अगर वो इलास्टिक है, ठीक है, यानी कि हमारे फॉरेन जो इंडियन डिमांड है, जो डिमांड है किसकी, इंडिया की, अगर ये इलास्टिक है, ज़्यादा मतलब मोर इलास्टिक है या इलास्टिक है, तो जो फॉरेन प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस लो होंगे। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेन कंट्री प्राइसेस को बढ़ा देता है तो हम उसके प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर सकते हैं क्योंकि इलास्टिक है। लेकिन जब हमारी डिमांड इन इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक मतलब फॉरेन कंट्री अगर अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा देता है तब भी हम उसके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो उस कंडीशन में उसके प्राइसेस हाई होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि फॉरेन कंट्री का जो प्रोडक्ट का प्राइसेस है वो और हमारे जो इंडिया की डिमांड है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित करता है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, घट जाती है, इसका टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर होगा। आंसर मतलब ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन नहीं करता है। रेसिप्रोकल डिमांड ये प्रभावित करता है, इसको जो है रेसिप्रोकल जो डिमांड है जीएस मिल ने जो है ये इसको दिया था इंटरनेशनल ट्रेड में, आप इसकी एक थ्योरी भी पढ़ते हैं, ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन करता है। लेकिन किसी देश की जो कंट्री है उस देश के टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन नहीं करती है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में मैचिंग के लिए दिया है, लिस्ट 1 दी है और लिस्ट 2 दी है। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज पर हैं। ठीक है, पहले तो हम इसको मैच करेंगे, उसका आंसर बनाएंगे, देन ऑप्शंस देखेंगे। तो डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, कैल्डोर एंड कैल्की। देखो, डेविड रिकार्डो ने जो है रेंट से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी। ठीक है, जिसमें स्केर्सिटी एंड डिफरेंशिएटेड जो रेंट होता है उससे रिलेटेड, तो ए का जो है डिफरेंशिएटेड रेंट से मैच होगा, तो ए का हो जाएगा 1। ठीक है, इससे कार्ल मार्क्स ने जो है लेबर थ्योरी दी थी। ठीक है, जिसमें कैसे कैपिटलिस्ट जो है वो लेबर को एक्सप्लॉइट करता है और उसकी इनकम को वो अपने एज अ प्रॉफिट मानकर उसको लेता है, कम से कम लेबर को देता है, तो ये सरप्लस वैल्यू से जुड़ा हुआ है। बी का ऑप्शन जो है वो 4 से मिलेगा। दास कैपिटल बुक थी कार्ल मार्क्स की। ठीक है, ये हो जाएगा 4। सी बचा कैल्डोन। कैल्डोन ने अपना एक ग्रोथ मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सोसाइटी में दो ग्रुप होते हैं। ठीक है, 2 वर्ग होते हैं, जिसमें सोसाइटी में 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट, और दूसरा ग्रुप होता है लेबर ग्रुप। ठीक है, लेबर ग्रुप है। तो कैपिटलिस्ट जो भी सेव करता है वो सारा का सारा इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, और जो लेबर होता है वो सेव करता है अपनी कुछ इनकम को, और वो बिना किसी प्रॉफिट की इच्छा किए उसको कैपिटलिस्ट को दे देता है। ये कैल्डोर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर वो कहते हैं कि सोसाइटी का जो टोटल सेविंग होता है, सोसाइटी का जो टोटल सेविंग होता है वो कैपिटलिस्ट की सेविंग प्लस जो लेबर है उसकी सेविंग के टोटल के बराबर होता है। ठीक है, तो जो सेविंग प्रोपेंसिटी है दोनों क्लासेस की, उसके बारे में ये अपनी थ्योरी में बताते हैं। तो यहाँ पर जो कैल्डोर है सी वाला, इसका मैच करेगा ऑप्शन नंबर 3 से, तो सी का 3 से। ठीक है, बाकी का बच्चा कैलेकी ने जो है डिग्री ऑफ मोनोपोली उसकी बात की थी, तो डी वाले का 2 आएगा। ठीक है, यहाँ बना लीजिए, ए का 1, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 2, यानी 1 4 3 2। नेक्स्ट में चेक करते हैं
हमारा क्या था 1 4 3 2, ठीक है। इसका A B C एंड D, तो 1 4 3 2 मिल गया आंसर। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 2 1 3 नहीं, 2 3 4 1 ये भी नहीं, 3 1 2 4 ये भी नहीं, तो 1 4 3 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following option will shift the demand curve for foreign exchange to the right word? इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए डिमांड है, ये सप्लाई है, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो इस डिमांड कर्व को राइट वर्ड मतलब इधर साइड में शिफ्ट करेगी, ऐसे करके। डिमांड कब बढ़ेगी हमारी? शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज के लिए टू द राइट वर्ड, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, यानी कि विदेशी लेन देन बढ़ाएंगे तभी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। विदेशी लेन देन बढ़ाने का मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, इंक्रीज हो एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट मतलब एम, तो यहाँ पर इंपोर्ट में कमी होगी नहीं, इससे ये नहीं होगा। राइज इन एक्सपोर्ट, जैसा मैंने बताया कि एक्सपोर्ट जब हमारा ज़्यादा होगा, विदेशों को ज़्यादा हम प्रोडक्ट बेचेंगे तो उससे एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ेगा, ठीक है। कैपिटल इनफ्लो नहीं, इंक्रीज इन फॉरेन टूरिज्म, तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच टेस्ट इज मेनली यूज्ड टू कंपेयर वेरिएंसेस? वेरिएंसेस को कंपेयर करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट यूज होता है, और ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से आया है, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले हम जो टेस्ट हैं इन सबको पढ़ेंगे। टी टेस्ट एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है, और ये कब यूज होता है? जब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, ठीक है, किसका? सैंपल का। और जब हमारा जो सैंपल साइज है वो 30 से छोटा हो, उस कंडीशन में हम टी टेस्ट को 30, ठीक है, टी टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। और ये कहाँ यूज़ होता है टी टेस्ट? ये यूज़ होता है दो सैंपल मीन को कंपेयर करने के लिए, कंपेयरिंग टू सैंपल मीन, ठीक है। नेक्स्ट काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को चेक करने के लिए किया जाता है। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है या टेस्ट है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को चेक करने के लिए किया जाता है। गुडनेस ऑफ फिट को भी चेक करने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है? जब मैं इसका प्रॉपर एक थ्योरी का एक लूँगी फ्यूचर में, तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। गुडनेस ऑफ फिट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंटिंजेंसी ऑफ फ्रीडम को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये काफ़ी हो जाएगा। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है काई स्क्वायर टेस्ट का, वो होता है R-1 और C-1। R मतलब कॉलम R मतलब रॉ होता है, C मतलब कॉलम होता है, ठीक है। एफ टेस्ट जो होता है इसको हम एनोवा के नाम से भी जानते हैं, एनोवा, ठीक है। एनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब वेरिएंस की बात आती है तो जाहिर सी बात है हम वेरिएंस को यहाँ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए एनोवा का यूज़ किया जाता है, और एनोवा को ही हम जो है एफ टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 2 सैंपल वेरिएंसेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो रिग्रेशन सिग्निफिकेंस होता है उसको यूज़ करते हैं। वेरिएंस को चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है किसका? एफ टेस्ट का, वो होता है K/N-K-1, ठीक है।
जेड टेस्ट क्या होता है? जेड टेस्ट एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, और जब पॉपुलेशन का, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, गिवन हो। यह एक चीज़ चेक कर लेना। टी टेस्ट जो होता है, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सैंपल का होता है, ठीक है। लेकिन जब हम जेड टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो पॉपुलेशन का गिवन होता है। क्लियर? अब यहाँ पर जो सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, तभी हम उस कंडीशन में जेड टेस्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये वाला जो कंडीशन है ये कंपलसरी नहीं है। अगर ये लेस देन भी 30 रहता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन का एसटी दिया है तो उस कंडीशन में हम जेड टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वेरिएंस की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो वेरिएंस को कंपेयर करता है, उसको मेजरमेंट करता है, तो ये आएगा आपका एनोवा यानी कि एफ टेस्ट। तो 54 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए यहाँ पर भी नॉट करके आया है तो हमें ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नॉट अ मेजर ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी, ये कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जो दो टूल यूज़ करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटेटिव मतलब ऐसे मेजरमेंट, ऐसे चेक्स जो नंबर के फॉर्म में होते हैं उनको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्रेडिट राशनिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होता है ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। बाकी के ये जो तीन ऑप्शन हैं ये क्वांटिटेटिव हैं, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, ठीक है। थोड़ा एक एक करके हम इन सबको समझ लेते हैं। जैसे ओएमओ की हम बात करते हैं, ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको मैं एक तरफ लिख लेती हूँ, एक मिनट, यहाँ ओएमओ, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करती है, सेल एंड बाय करती है। सेल एंड बाय मतलब बेचती है और उसको खरीदती भी है। कब खरीदती है? जैसे मान लो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है मनी डिमांड के कंपैरिजन में, तो सरकार क्या करेगी, लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगी। लोग जब उस बॉन्ड को, सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं तो लोग उसको, उसके बदले में पैसा पेमेंट करते हैं सरकार को, और उससे इकोनॉमी जो पैसा है वो इकोनॉमी से निकल कर के गवर्नमेंट के पास आता है, और इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल में होती है, ठीक है। खरीदते कम है, जब मनी सप्लाई कम हो जाता है और इकोनॉमी में मनी डिमांड ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में सरकार क्या करती है, लोगों से जो है सिक्योरिटीज़ को, बॉन्ड को खरीदती है और बदले में उनको पे करती है, पेमेंट देती है। इससे क्या होता है, इकोनॉमी में जो है सप्लाई कम थी, मनी सप्लाई, डिमांड ज़्यादा थी, तो वहाँ पर मनी सप्लाई करती है इकोनॉमी में, और उससे क्या होता है, मनी सप्लाई धीरे धीरे बढ़ेगी तो इकोनॉमी की कंडीशन ठीक होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो है मनी सप्लाई कितना सिक्योरिटी बेचना है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड है बेचना है, खरीदना है, तो वो क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है इसमें SLR होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें SLR, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 40% होती है, और ये ज़रूरी है कि हर बैंक में जितना टोटल मनी डिपॉजिट होता है, जो पैसा डिपॉजिट होता है, ठीक है, जो पैसा बैंकों में डिपॉजिट होता है उसका कुछ हिस्सा, परसेंटेज जो है उन्हें लिक्विडिटी के फॉर्म में रखना पड़ता है। किसके फॉर्म में रखना पड़ता है? लिक्विडिटी के फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। और ये लिक्विडिटी जो है वो नंबर के फॉर्म में होती है, वो 0 से 40 के किसी भी रेंज में हो सकती है, तो ये क्वांटिटेटिव होता है। नेक्स्ट है आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है, बैंकों को अपने टोटल लायबिलिटीज़ का कुछ हिस्सा RBI के पास जमा करना पड़ता है, ठीक है। अभी करंट में क्या है कि इसके बदले में कोई कोलेट्रल नहीं रखा जाता था CRR में, नो कोलेट्रल, क्या है, नो कोलेट्रल,
ठीक है। लेकिन अब CRR की जगह पर एक नया आया है जिसको हम कहते हैं SDF। ये कब से इफेक्ट हुआ है? ये जो नया आया है इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, और ये अप्रैल 2022 से आया है। अप्रैल 2022 से ये इफेक्ट में आया है। और अभी सरकार इसके तहत क्या होता है कि बैंक जो अपने कुछ डिपॉजिट का जो रिजर्व है वो RBI में रखती हैं, तो वहाँ पर उनको कोलेटरल मिलता है। ठीक है, यहाँ पर उनको कोलेटरल मिलता है। क्लियर? तो ये डिफरेंस है। अब CRR की जगह पर SDF आया, ये नया अपडेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट राशनिंग जो होता है ये क्वालिटेटिव, बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ये क्वांटिटेटिव हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A होगा। क्वेश्चन नंबर 56, who released the report titled India's booming gig and platform economy? ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया है नीति आयोग ने। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो B होगा। 57, Harrod-Domar model emphasizes on role of human capital, saving and capital output ratio, institutional factors, technological progress। हैरोड-डॉमर मॉडल जो हैं ये 2 पर्सन थे, हैरोड एंड डॉमर। ठीक है, और इन्होंने अपने मॉडल में जो सेविंग आउटपुट रेशियो होता है, सेविंग आउटपुट रेशियो, उस पर फोकस किया है। ठीक है, अभी इसको मैं बताऊंगी, इसके बारे में जब एक्सप्लेनेशन दूंगी। एक नया पेज मैं ऐड करती हूँ। हैरोड-डॉमर मॉडल जो है ये 2 लोगों ने दिया था, बाद में उनके विचार एक जैसे थे तो उसको एक मॉडल बना दिया गया जिसको हम कहते हैं हैरोड-डॉमर मॉडल। सबसे पहले हैरोड ने अपना मॉडल दिया जिसमें उन्होंने 3 ग्रोथ रेट की बात की, जिसमें उन्होंने 3 ग्रोथ रेट की बात की। ठीक है, कौन से? एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, एक मिनट, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। और उन्होंने कहा कि इकोनॉमी को एक स्टेडी स्टेट में ले जाने के लिए इन तीनों का एक दूसरे के बराबर होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसी को उन्होंने नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहा। क्या नाम दिया? इसी को उन्होंने नाइफ एज इक्विलिब्रियम का नाम दिया, इक्विलिब्रियम का नाम दिया। ठीक है, ऐसे ही डॉमर ने भी सेम बात अपने तरीके से बताई। ठीक है, उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन दी, डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू अल्फा एंड सिग्मा। जब ये दोनों इकोनॉमी में बराबर होती हैं तब इकोनॉमी जो है स्टडी स्टेट में होती है। किस में होती है? स्टडी स्टेट में होती है। ठीक है, तो ऐसे करके ये हैरोड-डॉमर मॉडल हैं और ये दोनों जो हैं बताते हैं कि आप कैसे एक नॉर्मल कंडीशन से स्टडी स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, दोनों के रास्ते डिफरेंट थे, अलग थे, लेकिन उनका जो डेस्टिनेशन है, उनका जो मंजिल है वो सेम है, स्टडी स्टेट। तो ये है हैरोड-डॉमर मॉडल। और इस मॉडल में उन्होंने जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। ये कहते थे कि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके 2 काम होते हैं। पहला, एक तो वो आउटपुट को इंक्रीज करता है और दूसरा वो इनकम को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल नहीं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर की बात उन्होंने नहीं की, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं, इन्होंने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना था। ठीक है, तो प्रोग्रेस की बात इसमें होगी नहीं। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर उन्होंने बात नहीं की। ह्यूमन कैपिटल नो, इन्होंने जो है फिजिकल कैपिटल की बात की थी, फिजिकल कैपिटल। तो बी, ए वाला भी नहीं इसका होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस मेजर्स डेप्थ ऑफ पॉवर्टी? डेप्थ ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी की गहराई। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहले हम इन 4 ऑप्शंस को पढ़ेंगे। पहला है हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, इसका नाम हेड काउंट क्यों रखा, इसको मैं अपने तरीके से मैं बताती हूँ। जैसे कोई एक पर्सन होता है
ठीक है, एक पर्सन है कोई और उसका एक हेड होता है, ठीक है, तो 4 पर्सन होंगे तो 4 हेड होंगे, 5 पर्सन होंगे तो उनके 5 हेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है कि कोई गरीबी रेखा होती है, ठीक है, कोई गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, उस रेखा के नीचे जितने भी लोग हैं और हर पर्सन का सिर्फ एक हेड होता है, जब एक एक हेड हम काउंट करेंगे तो टोटल पुअर पीपल निकलेंगे। टोटल पुअर, कितने लोग गरीब हैं, टोटल पुअर की जो संख्या है वो निकल कर आएगी, ठीक है। तो टोटल पुअर जो है वो क्वांटिटी को शो करता है। नेक्स्ट, गिनी कोएफिशिएंट, ये इनइक्वालिटी को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, इनइक्वालिटी को, ठीक है, असमानता जो है उसको जांचने के लिए। लॉरेंज कर्व इनकम इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है, इनकम इनइक्वालिटी, ये भी इनकम को ही बताता है, इनकम इनइक्वालिटी, इक्वालिटी ये एल है, ठीक है। पॉवर्टी गैप इंडेक्स आपको बताएगा कि कोई व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो गरीबी रेखा में है, ठीक है, गरीबी रेखा में है, गरीबी रेखा से नीचे आता है, मान लो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो गैप का मतलब है कि कोई पर्सन अगर गरीबी रेखा के नीचे है तो वो उस गरीबी रेखा से कितना दूर है, उसका गैप कितना है, ज़्यादा है, किसी का कम है, कोई बहुत नीचे है यानी उसका गैप ज़्यादा है, यानी वो उतना ही ज़्यादा गरीब है, उसकी गरीबी उतनी ही ज़्यादा है, डेप्थ है, ठीक है। तो ये उसकी डेप्थ को शो करता है कि लोग कितने गरीब हैं, मतलब कितनी हद तक वो लोग गरीब हैं, उनका गैप कितना है, कितने दूर हैं पॉवर्टी लाइन से, कितने नीचे हैं, तो ये उसकी डेप्थ को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, पॉवर्टी गैप रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर 59, अ बैग कंटेन्स 10 black balls and 20 white balls. A ball is drawn at random. The probability of not getting a black ball. इसमें पूछा है कि टोटल 10 काली बॉल हैं और 20 जो है सफ़ेद बॉल एक पड़े हुए हैं, उसमें से हम कुछ बॉल निकालते हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कोई भी ब्लैक बॉल नहीं होगा। तो पहले हम ब्लैक बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको देखेंगे, यानी कि कितनी बॉल हैं, ब्लैक 10 हैं अपॉन 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट टोटल करना है ना, 20 + 10 दोनों बॉल का, तो ये हो जाएगा 10/30। तो काली बॉल के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, ठीक है, सॉरी 1/3 नहीं, 1 मिनट, इसको जब हम करेंगे 1 मिनट इसको फिर से करते हैं। इसमें पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लैक बॉल, यानी कि जब ब्लैक बॉल नहीं निकलेगी तो जाहिर सी बात है वाइट बॉल निकलेगी, तो वाइट बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी एक बार चेक करते हैं। तो 20/30, 1 मिनट, इज इक्वल टू 2/3। अगर इसका हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 1/3, और ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी अगर नॉन प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो इसका आधा घट जाएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा 10/30, 10/30, 1/3 और इसमें से 1/3 घटाएंगे तो 1/0। ठीक है, ठीक है। देखो, अ बैग कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल्स एंड 20 वाइट बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ वाइट बॉल, यानी कि देखो एक कंटेनर में क्या है कि 10 काली बॉल हैं और 20 वाइट बॉल है, और इसमें पूछा है कि अगर हम उसमें से कुछ बॉल निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से ब्लैक बॉल नहीं निकलेगी। ब्लैक बॉल नहीं निकलेगी इसका मतलब है कि उसमें से वाइट बॉल निकलेगी, और वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी, ठीक है। तो वाइट बॉल की जब हम निकालेंगे तो 20/3 करेंगे, 20 मतलब टोटल जो फेवरेबल इवेंट है, फेवरेबल इवेंट मतलब हम वाइट बॉल निकाल रहे हैं अपन टोटल इवेंट, टोटल इवेंट मतलब टोटल जो बॉल है 10 + 20,
तो ऐसे करके ये 2/3 यानी 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 2/3 होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 1/3, 1/2, 1/20, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड, यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो फ्री ट्रेड यानी कि स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में नहीं है। इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोडक्शन, देखो इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे देश में, इंडिया में मान लो छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं जो अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं, ठीक है, और फॉरेन कंट्री में मान लो यूएसए की कुछ कंपनियां इंडिया में आती हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, पैसा है, पूंजी है, सब कुछ है। जब वो इंडिया में आएंगी और इंडियन कंपनी जो अभी लेबर से प्रोडक्शन कर रहा है, हाथों से प्रोडक्शन कर रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जैसी बात है उनकी ज़्यादा मेहनत लगती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से उनके प्राइसेस भी हाई होते हैं। और यूएसए की कंपनी जो मशीनों से प्रोडक्शन बनाती है, जब इंडिया में आएगी और मशीनों से प्रोडक्शन करेगी, अच्छी क्वालिटी का बनाएगी, सस्ता बनाएगी, जब वो इंडिया में बेचेगी तो जैसी बात है लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसके प्राइसेस कम होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे देश की जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, वो बंद होने लगेगी। और ऐसी कंडीशन में सरकार जो है इन शुरू हुई कंपनियों को, जो नई नई कंपनियां हैं जो अभी अपनी शुरुआती अवस्था में, उनको बचाने के लिए उनको क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन। और जब प्रोटेक्शन देती है तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र व्यापार होता है, एक देश से दूसरे देश में हम जो ट्रेड करते हैं, कहीं ना कहीं उसको आघात पहुंचता है। तो प्रोटेक्शन जो होता है वो फ्री ट्रेड के फेवर में नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ होता है। ठीक है, यानी कि उसके अपोजिट काम करता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, सॉरी इज नॉट एन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये फेवर में नहीं होता है। एफिशिएंसी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यस, जहाँ कम संसाधन होते हैं देश में, वहाँ पर बाकी देशों की जो संसाधन है, लेबर है, वो पहुंचकर वहाँ प्रोडक्शन करती है, तो संसाधनों का अनुकूल आवंटन होता है, ये ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड आउटपुट, यस, जब फ्री ट्रेड होता है तो वर्ल्ड के टोटल आउटपुट में इंक्रीज होती है, तो ये इसके फेवर में होता है। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, जो देश जिस प्रोडक्शन को करने में ज़्यादा एक्सपर्ट है वो उसी प्रोडक्शन को बनाएगा, तो वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा। फ्री ट्रेड इस पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है, ये भी है। तो इसमें से नॉट फेवर पूछा है, तो इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज इंटरनल करेंसी। इंटरनल करेंसी क्या होता है। देखो इंटरनल करेंसी अगर ओवरऑल हम बात करें तो इंटरनल करेंसी का मतलब होता है कि देश के अंदर जो मुद्रा चलती है। एक्सटर्नल करेंसी वो होती है जो उस देश के बाहर मुद्रा चलती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जब आप इसके ऑप्शंस पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इंटरनल करेंसी को आरबीआई की करेंसी से जोड़ा गया है, आरबीआई से जोड़ा गया है। और आरबीआई में जब हम इंटरनल करेंसी की बात करते हैं तो ये रिजर्व मनी की बात करता है। किसकी बात करता है, रिजर्व मनी की बात करता है। ठीक है, रिजर्व मनी यानी कि बैंक अपने पास जो पैसा रखती है, जो डिपॉजिट होता है उसमें से कुछ पैसा वो रिजर्व करके रखती है, तो उससे रिलेटेड इंटरनल करेंसी होती है। ठीक है, तो एक बार इसके जो ऑप्शंस है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। करेंसी इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, नहीं। मनी क्रिएटेड बाय बैंक्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विद द प्राइवेट सेक्टर, नहीं। इंटरनल डेब्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी नहीं। रिजर्व अगेंस्ट करेंसी मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, ये ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। द मार्जिनल रेवेन्यू, एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसको देखो कैसे लिखेंगे, एम शॉर्ट में एमआरपी एल। ठीक है, इतना बड़ा लिखा है, ये शॉर्ट में एमआरपी एल करके लिखा जाता है। इज इक्वल टू, आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो एमआरपी एल निकाला जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, MRPL जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है, एक तो मार्जिनल प्रोडक्ट को जब हम एवरेज प्राइस या हम कहें जो प्राइस होता है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू या एवरेज प्राइस, ठीक है, उससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा MRP आता है। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट को जब हम प्रोडक्ट के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है हमारा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, जैसे मैंने 100 यूनिट बनाई और 1 यूनिट का जो प्राइस है वो 5 रुपये है,
तो 100 का 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मेरा टोटल जो इनकम है रेवेन्यू वो निकल कर आएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट का प्राइस ऑफ लेबर, क्योंकि यहाँ पर लेबर है, ठीक है, तो ये ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू प्राइस ऑफ आउटपुट नहीं, एवरेज प्रोडक्ट इनटू प्राइस ऑफ आउटपुट, ये निकल कर आएगा एपीएल, ठीक है, एपीएल ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सजेस्टेड बाय कैल्डोन। देखो कैल्डोन ने जो है 1956 में, कब की बात है, 1956 में जब भारत आज़ाद हो चुका था और हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो कुछ टैक्सेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे वेल्थ टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, गिफ्ट टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, गिफ्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, और एक और था पर्सनल एक्सपेंडिचर टैक्स, पर्सनल एक्सपेंडिचर टैक्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 1956 में। लेकिन बाद में जब 1962 आया तो 1962 में लगभग ये सारे टैक्सेस समाप्त हो चुके थे। तो इसमें से कौन सा है जो कैल्डोन ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था? देखो गिफ्ट टैक्स ये इंट्रोड्यूस किया था, कैपिटल गेन टैक्स भी है, ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स नहीं है, प्रोडक्शन टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स मतलब पर्सनल एक्सपेंडिचर टैक्स। तो इसमें प्रोडक्शन जो टैक्स है वो कैल्डोन ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। Which sustainable development goal SDG aims to reduce inequality within and among countries? देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, जो जीडीसी के आंसर की आई थी, वहाँ मैं भी बताऊंगी, पहले मैं इन चारों ऑप्शंस को मैं जो है एक बार समझा देती हूँ। देखो एसडीजी जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, ये 2015 में आया था और ये हमें 2030 तक इसका टारगेट था। हमारे 17 गोल थे, उन गोल को हमें अचीव करना है 2030 तक, ठीक है। अब इसमें 17 गोल में कुछ एसडीजी दिए हैं, उनमें कौन कौन सा गोल है वो हम पढ़ेंगे। एसडीजी 5 जो है ये जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। ये किसकी बात करता है? जेंडर इक्वालिटी की। अब एसडीजी 10 जो है ये कंट्रीज के बीच में इनइक्वालिटी की बात करता है। ये रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी within and among कंट्रीज़ की बात करता है, यानी कंट्रीज़ के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने की बात करता है। एसडीजी 13 जो है वो क्लाइमेट चेंज की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की बात करता है, जो जलवायु परिवर्तन हमारी इकोनॉमी में चल रहा है। एसडीजी 8 जो है वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन से इसका आंसर निकाल सकते हैं। रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमॉन्ग कंट्रीज, तो यहाँ पर रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमॉन्ग कंट्री, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। देखो जब हम जीडीसी की आंसर की, शायद जहाँ तक मुझे पता है उसमें जो इसका आंसर दिया है वो ए दिया है, ठीक है। ये भी इनइक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन वो बात करता है जेंडर की। यहाँ पर पूछा है अमॉन्ग कंट्रीज, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, एसडीजी 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 65। अ परसिस्टेंट बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स लीड्स टू। अब कंटिन्यूअस जब बीओपी हमारा डेफिसिट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? देखो जब हमारा बीओपी डेफिसिट जो है
बीओपी डेफिसिट इंक्रीज होगा। इंक्रीज कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे और इंपोर्ट हमारे जो है हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होंगे, तभी हमारा डेफिसिट होगा। जब इंपोर्ट ज़्यादा होंगे इसका मतलब है कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन जो करेंसी का रिजर्व है, भंडार है, उसके लिए उसमें से हमें इंपोर्ट के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व वो कम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉरेन रिजर्व कम होगा। लेकिन जब डेफिसिट हमारा बीओपी डेफिसिट कम होगा, कम कब होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट बड़ा होगा और इंपोर्ट कम होगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमें फॉरेन करेंसी ज़्यादा मिलेगी, इंपोर्ट कम होगा तो हमें पे कम करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉरेन रिजर्व होता है वो बढ़ता है, उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि जब कंटिन्यू डेफिसिट इंक्रीज होगा तब फॉरेन रिजर्व पर क्या असर पड़ेगा? हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो घटेगा, डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी नो, डिक्रीज इन फॉरेन करेंसी येस, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट नॉट इफेक्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द कीन्सियन कंजप्शन फंक्शन इज लीनियर इन नेचर। यस, इनका जो कंजप्शन फंक्शन है वो लीनियर होता है। लीनियर मतलब ऐसे होता है, शॉर्टन कंजप्शन फंक्शन। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एट ऑल इनकम लेवल। एट ऑल इनकम लेवल मतलब जैसे कुछ एजम्पशंस हैं कीन्सियन कंजप्शन फंक्शन की, वो ये है कि जो कंजप्शन फंक्शन होता है शॉर्ट रन में एमपीसी जो होता है वो एपीसी से छोटा होता है, एपीसी से छोटा होता है शॉर्ट रन में। लेकिन ये क्या है? शॉर्ट रन में ऐसा। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो एमपीसी होता है वो एपीसी के बराबर होता है। ठीक है, शॉर्ट रन में कीन्स ने अपना कंजप्शन फंक्शन दिया था, तो ये भी ठीक है। एट ऑल इनकम लेवल मीन्स जब हर इनकम लेवल पर एक लॉन्ग रन में एमपीसी जो है वो कांस्टेंट होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और रीज़न जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। The demand for money is the result of the process of allocation of one's total wealth among different kind of assets. This view has been given by। देखो, जब हम वेल्थ को एज अ एसेट मानते हैं तो ये किसने दिया था? ये फ्रीडमैन ने कहा था। फ्रीडमैन ने अपनी थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने वेल्थ को एसेट के रूप में उन्होंने डिफाइन किया था। तो ये जो व्यू है ये मिल्टन फ्रीडमैन के व्यू हैं। तो 67 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें दिया है इफ अ सिंपल एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीडियन 26.6 एंड मोड की वैल्यू दी है और मीन निकालना है। यानी कि हमारे पास जो मीडियन दिया है वो है 26.6, मोड दिया है 32.4 और मीन की वैल्यू दी है, मीन की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है जो मीन को निकालने का, वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और मीन की वैल्यू निकालेंगे। ये है 32.4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन है 26.6 माइनस 2 मीन। ठीक है, तो इसका जब हम करेंगे 32.4 इज इक्वल टू, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा 79.8 माइनस 2m।
ठीक है, इसको हम इधर लेकर जाते हैं, ये वैल्यू हम इधर लाते हैं, तो 2m इज इक्वल टू 79.8 माइनस 32.4, तो ये निकल कर आएगा 47.4, फिर 2 इधर आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 23.7 मीन इतना निकल कर आएगा। तो यहाँ पर 23.7, ये रहा 25, 28, 26, 23.7, तो 68 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, एन इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्लाइज। टर्म्स ऑफ ट्रेड में जब इम्प्रूवमेंट होगा तो इनमें से क्या होगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड TOT कैसे निकाला जाता है, इसको मैं ऊपर लिखती हूँ, TOT जो निकाला जाता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो है प्राइस ऑफ इम्पोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, इस पूरे की ओवरऑल वैल्यू कब बढ़ेगी, जब एक्सपोर्ट के प्राइसेस कम होंगे। ठीक है, जब एक्सपोर्ट के प्राइसेस कम होंगे यानी कि नीचे की वैल्यू कम होगी और ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तब ये टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा। एक मिनट, एक्सपोर्ट प्राइस फॉल्स रिलेटिव टू इम्पोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइसेस रिलेटिव टू इम्पोर्ट प्राइस, बहुत इम्पोर्ट प्राइस फॉल्स, नहीं ये नहीं, इम्पोर्ट प्राइसेस रिलेटिव टू एक्सपोर्ट प्राइस। टर्म्स ऑफ ट्रेड कब इम्प्रूव होगा, जब ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी नीचे की वैल्यू कम होगी, यानी ऊपर वाला बढ़ेगा तो TOT भी बढ़ेगा, ये घटेगा, इससे नेगेटिव रिलेशन है, ये घटेगा तब ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा। हाँ देखो, इसमें ये कब इम्प्रूव होगा, जब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी और नीचे वाली कम होगी। तो यहाँ पर इम्पोर्ट के कंपेरिजन में जब एक्स की वैल्यू फॉल करेगी तब उस कंडीशन में ओवरऑल ये इम्प्रूव होगा। तो एक्सपोर्ट प्राइस फॉल रिलेटिव टू इम्पोर्ट प्राइस, यस। एक्सपोर्ट प्राइस राइजेस रिलेटिव टू, राइजेस नहीं, ये फॉल करेगा, बोथ ये एक साथ नहीं करेंगे, ये गलत है। इम्पोर्ट प्राइस राइजेस रिलेटिव टू एक्सपोर्ट प्राइस, इम्पोर्ट प्राइस राइसेस रिलेटिव टू एक्सपोर्ट प्राइस, ये भी ठीक है, डी वाला रिलेटिव टू, लेकिन ये ए वाला ज़्यादा बेस्ट है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्लाई होगा जब इम्पोर्ट प्राइस के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट प्राइस, देखो एक्सपोर्ट प्राइस इम्पोर्ट प्राइस के कंपेरिजन में कम होगा, इसका मतलब है कि हम जो विदेशों को बेच रहे हैं वो प्राइसेस कम है, और जब प्राइसेस कम होंगे तो विदेशी लोग ज़्यादा उसको खरीदेंगे, और ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ओवरऑल टोटल रेवेन्यू बढ़ेगी, तो इस वजह से हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है वो इम्प्रूव होगा। तो 69 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 70, when the demand curve is a rectangular hyperbola, total expenditure of a consumer is। देखो हमारा जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है वो ऐसे करके बनता है, ऐसे करके, ठीक है, और ये हमेशा ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, बट ये कभी भी इस O एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, ये ऐसे करके होता है, ठीक है, ये कंटिन्यूस अनलिमिटेड चलता जाता है, और इसके हर पॉइंट पर, ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, इसके हर पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 1 के बराबर होती है तो इनका जो एक्सपेंडिचर होता है हर पॉइंट पर वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो 70 का जो आंसर होगा वो सी होगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा, डिक्रीजिंग भी नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन की जो शिफ्ट किया जाता है, यानी कि सेलर कभी टैक्सेस को बायर के ऊपर शिफ्ट कर देता है, कभी नहीं कर पाता है, तो वो क्या है, किसकी वजह से होता है, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट बोरोइंग, नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो जो शिफ्टिंग होती है वो डिमांड और सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, जब डिमांड मोर इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक होगा,
तो बर्डन जो है, बर्डन किसका, टैक्स का, वो सेलर पर पड़ेगा, सेलर पर। जब डिमांड लेस इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक होगी, तो वहाँ पर बायर के ऊपर बर्डन पड़ेगा। ये पड़ेगा किसके ऊपर, बायर के ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई जब इलास्टिक होगी, सप्लाई इलास्टिक होगी, तो वहाँ पर बायर के ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ेगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए। जब सप्लाई इन इलास्टिक होगी इन इलास्टिक, तो वहाँ पर सेलर के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टैक्स बर्डन का जो शिफ्टिंग होता है सेलर और बायर के बीच में, वो इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका डिटरमिनेंट नहीं है, गवर्नमेंट बोरिंग भी नहीं है, नेचर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी नहीं है, ये अदर ऑप्शन है, ये इनका लेना देना नहीं है इसके साथ में। तो 71 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें मैचिंग के लिए दिया है, इसका जो बाकी का जो ऑप्शन है वो आगे है, यहाँ दिया है। ठीक है, तो पहले हम इसका मैच बना लेंगे, फिर उसके बाद इसका ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ लिस्ट 1 में कुछ ग्रोथ रेट हेरोडोमर मॉडल से दी हुई हैं और सामने उनका जो रिजल्ट है, ठीक है, उनका जो वन वर्ड आंसर है वो ये है। एक्चुअल ग्रोथ रेट बड़ा है वारंटेड ग्रोथ रेट से। ठीक है, पहले इसको मैं एक तरफ लिख लेती हूँ, ऑप्शन नंबर ए वाला, जब एक्चुअल ग्रोथ रेट बड़ा है वारंटेड ग्रोथ रेट से। तो इसमें क्या होता है कि जब ये चीज़ होती है तो कैपिटल की जो सप्लाई होती है वो कम होती है रिक्वायर्ड कैपिटल से। ठीक है, ये है सप्लाई, टोटल कैपिटल की सप्लाई, और ये है रिक्वायर्ड कैपिटल, मतलब कैपिटल के लिए डिमांड। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन जब होता है तो प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्रोडक्शन और बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट और बढ़ता है, हम बूम पीरियड की तरफ जाते हैं। तो हम कहाँ जाते हैं, बूम पीरियड, एक लिमिट तक, उसके बाद फिर वो इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो मैच करेगा बूम से। ठीक है, तो ए का हम लिख लेते हैं, ए का होगा बी। दूसरा है, सॉरी बी नहीं है, ये 2 है, 2, क्योंकि ये 1 2 3 करके है। दूसरा दिया है कि जब एक्चुअल ग्रोथ छोटा है वारंटेड ग्रोथ रेट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कैपिटल की सप्लाई है वो ज़्यादा होगी रिक्वायर्ड कैपिटल से, यानी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा डिप्रेशन, मंदी आएगी। क्या आएगा, मंदी आएगी। ठीक है, तो जो सेकंड वाला होगा बी, वो मैच करेगा डिप्रेशन से, 4 से। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ग्रोथ रेट होगा तो जाहिर सी बात है हम स्टडी ग्रोथ रेट में जाएंगे, तो सी का 1 और डी का इनस्टेबिलिटी डाइवर्जेंस, जैसे ये एक्चुअल ग्रोथ रेट है, ये वारंटेड ग्रोथ रेट है, इन दोनों के बीच में गैप बढ़ेगा तो वो इनस्टेबिलिटी को शो करेगा, डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डी का आएगा 3, तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, तो 2 4 1 3। ठीक है, आगे चेक करते हैं कितना था, 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 नो, 2 4 1 3 नो, 2 4 1 3 यस, ये मिल गया। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73, लुइस डुअल इकोनॉमी मॉडल एम्फेसाइजेस। लुइस मॉडल जो है, इसमें लुइस कहते हैं कि कोई भी जो इकोनॉमी होती है वो 2 भागों में बटी हुई होती है। इकोनॉमी, एक होता है मॉडर्न सेक्टर, एक होता है मॉडर्न सेक्टर, और दूसरा होता है ट्रेडिशनल सेक्टर। एक मिनट, दूसरा होता है ट्रेडिशनल सेक्टर। ठीक है, इसको हम कैपिटलिस्ट सेक्टर भी बोलते हैं, कैपिटल सेक्टर, कैपिटलिस्ट सेक्टर भी कहते हैं। इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर या फिर
लेबर सेक्टर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होती है वहाँ पाई जाती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लेबर होती है और डिमांड के कंपेरिजन में सप्लाई ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर उनके वेजेस कम होते हैं। मॉडर्न सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहाँ लेबर की सप्लाई के कंपेरिजन में डिमांड कम होती है, और डिमांड कम होती है तो उनके वेजेस सप्लाई कम होती है डिमांड के कंपेरिजन में, तो वहाँ पर जो है वेजेस हाई होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों वेजेस में इक्विलिब्रियम संतुलन बिठाने के लिए क्या होता है कि लेबर यहाँ से ट्रांसफ़र किए जाते हैं मॉडर्न सेक्टर में लेबर को, और लेबर तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक कि दोनों सेक्टर में लेबर बराबर नहीं हो जाती और वहाँ पर दोनों की जो वेजेस हैं, मजदूरी हैं, वो बराबर नहीं हो जाते। तो इसी पूरे प्रोसेस को बताता है लुईस मॉडल, ठीक है। तो इसके ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। कैचअप ग्रोथ विया इम्पोर्ट नहीं। ओनली कैपिटल मार्केट की बात करता है, नहीं, इसमें ट्रेडिशनल मार्केट भी होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं, ये फॉरेन ट्रेड में आता है, तो यहाँ पर ये इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं। सरप्लस रूरल लेबर ट्रांसफर टू मॉडर्न इंडस्ट्री सेक्टर, यस, मिल गया। 73 का जो आंसर होगा वो डी होगा। अंडर द रिग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 74, अंडर द रिग्रेशन टैक्स सिस्टम विद इंक्रीज इन इनकम। देखो, जो रिग्रेशन सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जहाँ पर इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है, इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जो टैक्स रेट होता है वो घटता है, ठीक है। और जब इनकम घटती है तो टैक्स रेट बढ़ता है, ठीक है, यानी कि ये गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा जिनकी इनकम कम होती है, और ये रिच लोगों के ऊपर कम पड़ेगा। तो ये उल्टा है, जो रिच होगा वो और अमीर होगा और जो गरीब होगा वो और गरीब होगा, ये उल्टा चलता है। तो इसको हम कहते हैं रिग्रेशन टैक्स सिस्टम। तो यहाँ पर विद अंडर द रिग्रेशन टैक्स सिस्टम विद इंक्रीज इन इनकम, टैक्स रेट क्या होगा, वो उल्टा चलता है। यहाँ बढ़ेगा तो टैक्स रेट डिक्रीज होगा, टैक्स रेट इंक्रीज नहीं, टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज नहीं, टैक्स रेवेन्यू बहुत नहीं, टैक्स रेट डिक्रीज होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये वाला क्या है कि जब इनकम बढ़ेगी तो हमारा टैक्स रेट भी इंक्रीज होगा, ये होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, इसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, अंडर द प्रेजेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज रेट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अंडर द प्रेजेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज रेट आर बेस्ट डिस्क्राइब। देखो, अभी क्या है, फिलहाल हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है वो मैनेज्ड होता है, मैनेज्ड, या हम कहें वो कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीटली फिक्स्ड, मैनेजिंग, फ्लोटिंग, कंप्लीटली फ्लोटिंग, पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। कंप्लीटली फिक्स्ड होता है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट वे में उस एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दे, यानी कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपये, ये उसने फिक्स कर दिया। और कोई भी कंडीशन, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं घटते हैं, इम्पोर्ट घटते हैं बढ़ते हैं, ट्रेड चेंज होता है, ये एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा, ठीक है। कंप्लीटली फिक्स्ड का मतलब ये होता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब होता है फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल मतलब ज़रूरत पड़ने पर हम एक्सचेंज रेट को चेंज कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ यही चल रहा है। कंप्लीटली फ्लोटिंग क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग से होता है, यानी कि फ्लैक्सिबल वे में होता है। तो 75 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं कुछ कंप्लीट होते हैं। आज हम इतना ही यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही, क्योंकि अभी सबको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी जल्द ही आपका एडवर्टाइज
जो 52 है, अभी हाल ही में 51 का पेपर हुआ था और उसके इंटरव्यू हुए थे और इंटरव्यू को भी स्थगित कर दिया गया है। तो अभी चर्चा में आया है कि इसका जो विज्ञापन है, जो अध्याचन है, वो भेजा जा चुका है। जल्द ही जुलाई या अगस्त में शायद इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है उसको हम अभी से शुरू करेंगे। और अब मैं जो हूँ अब नेक्स्ट आगे से इकोनॉमिक्स के साथ साथ, ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ जितने भी UPHESC के पेपर हैं, UPHESC, ठीक है, PSC के पेपर हैं या अदर स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन GS के पेपर हैं, उनको भी मैं सॉल्व करूँगी, उनकी भी वीडियो मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। तो इसके साथ ही हम GS की भी प्रिपरेशन करेंगे, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई पेपर होता है तो उसको भी आप मेरे पास भेज सकते हैं, उसको भी मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या उसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन है, जो एक्सप्लेनेशन होगा, वो कमेंट बॉक्स में मैं आपको भेज दूँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।